हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ओनली परसेंट टू द कंट्री ग्रोस वैल्यू एडेड। कृषि ने देश के जो कुल सकल मूल्यवर्धन है उसमें कितने परसेंट योगदान दिया है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर का जो नेशनल जीडीपी है उसके अंदर कितना योगदान है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितना योगदान है। यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन है 20 to 25%, बी से 25%, 40 to 45%, 40 से 45%, सी ऑप्शन है 17% और ऑप्शन डी है 58.2%। तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो 70%। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें सेकंड क्वेश्चन, द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया स्टैंड एट अबाउट परसेंटेज। भारत में खेत मशीनीकरण का स्तर लगभग कितना है। कहने का मतलब भारत में खेतों में, या फिर हम बोलें कि फार्म के अंदर जो मशीनीकरण है, यानी जो कुल कार्य होता है उसका कितना परसेंट जो काम है वो मशीनों से होता है, यानी मैकेनाइजेशन कितने परसेंट है इंडिया के अंदर। ऑप्शन है ए 60%, ऑप्शन बी है 40 to 45%, ऑप्शन सी है 17.4% और ऑप्शन डी है 25.2%। देखो, इंडिया के अंदर जो मैकेनाइजेशन है फार्म पे या फार्म पे मशीनीकरण है वो है 40 से 45%। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। हालांकि 40 से 45 पीछे के कंपेयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ डेवलप कंट्री की अपने बात करें जैसे यूएसए है, तो यूएसए के अंदर जो मैकेनाइजेशन है फार्म पे, यानी मशीनों से जो काम होता है, जितना काम होता है उसका 90% जो वर्क है वो मशीनों से होता है। इंडिया में इसके कंपेयर में कितना होता है, 40 to 45%। तो इस कंपेयर में देखा जाए तो ये आधा ही नहीं है, यानी आधे से भी कम है। और वहीं पे अपने ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो मैकेनाइजेशन है वो लगभग 75% है। वही अपना जो पड़ोसी देश है, अगर उससे कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना में जो मैकेनाइजेशन है वो 57% है। तो उसके कंपेयर में इंडिया में कम है। और फिर भी अपने और भी ज़्यादा बात करें, थोड़ा सा डिटेल से बात करें, तो कुछ स्टेट जैसे मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर मैकेनाइजेशन है वो ज़्यादा है। बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टेट है, यानी जो बचे हुए जो स्टेट है, वहाँ तो मैकेनाइजेशन बहुत ही कम है। अधिकांश जो काम होता है वो मैनुअली काम होता है या फिर एनिमल पावर से काम होता है। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत का कितनी प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेट फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कितना परसेंट पार्ट है वो एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है 48.9%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 58.2% और ऑप्शन डी है वो 62%। यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन राइट है, 48.9%। टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है अपने नेशन का, पूरे देश का, उसका 48.9% है वो एग्रीकल्चर से डेवलप होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने ये बोलते हैं कि 50-60% जो आबादी है इंडिया की, जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17%। अगर ऐसा होता कि 50% या 60% जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ऑलमोस्ट 58% माना जाता है, तो उतना ही अगर जीडीपी में पर मतलब कंट्रीब्यूशन होता, उतना ही जीडीपी में हिस्सेदारी होती, तब तो बढ़िया बात थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी जो सेक्टर है उसके इक्वल एग्रीकल्चर है। लेकिन लोग ज़्यादा डिपेंड है और आउटपुट है वो कमा रहा है, 100 रुपए में से 17 रुपए कमा रहा है एग्रीकल्चर पर। लगे हुए कितने लोग हैं, 50 से 60 लोग लगे हुए हैं, यानी 58% लोग लगे हुए हैं। और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें तो 48.9% लगे हुए हैं, लेकिन जो इनकम है वो 17% आ रही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर है वो थोड़ा पीछे है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी फॉर द कल्टीवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। भारत में प्रति हेक्टेयर वर्तमान में ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है। जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उसमें पर हेक्टेयर जो पावर अवेलेबिलिटी है वो कितनी है अभी। तो अभी जो पावर अवेलेबिलिटी है, अगर अपने एक एक ऑप्शन की बात करें, देखें कौन सा है, 1.7 किलोवाट पर हेक्टेयर, 4 किलोवाट पर हेक्टेयर और 2.2 किलोवाट पर हेक्टेयर और 3 किलोवाट पर हेक्टेयर। तो अभी जो फार्म पे जो पावर की बात करें या एनर्जी की बात करें, तो जो अवेलेबिलिटी है वो है 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर, 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर उपलब्धता है।
लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से हमें फार्मिंग प्रैक्टिस की नीड है, उस हिसाब से ये 2030 में डबल होने की संभावना है। यानी 2030 में अपने को 4 किलोवाट पर हेक्टेयर के हिसाब से पावर चाहिए, तब तक अपने इतने सोर्स जनरेट करने पड़ेंगे कि हम 4 किलोवाट पावर पर हेक्टेयर जनरेट कर पाएँ। तो फोर्थ का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में ट्रैक्टर की बिक्री होती है इन परसेंट हाउ मच ट्रैक्टर सेल? ऑप्शन है 45,000, ऑप्शन बी है 580,000, ऑप्शन सी है 200,000, ऑप्शन डी है 400,000। तो अभी जो वर्तमान में अगर अपने देखें सेल देखें ट्रैक्टर की, तो 580,000 है। जैसा कि आपको पता हो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और अपनी बाकी जो एशियन कंट्री है और कुछ और भी कंट्री है उनके अंदर यहाँ से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ट्रैक्टर के मार्केट के मामले में इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, और यहाँ जो करंट की सेल है वो 580,000 सालाना ट्रैक्टर की जो सेल है। तो यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, टिलर हैव इंक्रीज एट CAGR एट, भारत में टिलर CAGR की वृद्धि दर होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की। अगर अपने बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, टिलर की पूछी है, टिलर की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी है? ऑप्शन ए है 3.53। कुल मिला के अगर आप सिंपली समझना चाहो तो मतलब पर ईयर जो है टिलर है उसकी सेल कितनी बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए है 3.53%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 4% और ऑप्शन डी है 11%। तो अगर टिलर की बात करें तो टिलर की जो एनुअल CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6% है, इतनी ही ट्रैक्टर की है। ट्रैक्टर की भी जो इंक्रीज हुई है CAGR वो भी 6% है, और टिलर जो है, टिलर को अपने वॉकिंग ट्रैक्टर भी बोल देते हैं, इसकी जो इंक्रीज है सॉरी CAGR जो इंक्रीज है वो कितनी है? 6%, यानी जो CAGR की वृद्धि है वो 6% है। तो छठे का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्रोत सिंचाई में काम में लेते हैं? एनर्जी शेयर इरिगेशन आउट ऑफ टोटल फार्म एनर्जी, एनर्जी शेयर इन इरिगेशन आउट ऑफ टोटल फार्म एनर्जी, फार्म पे जितनी एनर्जी है उसमें से कितने परसेंट जो एनर्जी है वो इरिगेशन पे लग जाती है? देखो ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 37%, ऑप्शन सी है 29% और ऑप्शन डी है 34%। देखो फार्म पे जितनी पावर है, टोटल जितनी एनर्जी है, उसका सबसे ज्यादा जो पार्ट खर्च होता है वो होता है सीड बेड प्रिपरेशन में, यानी जुताई के अंदर, खेत की तैयारी के अंदर से मतलब टिलीज के अंदर सबसे ज्यादा खर्च होती है एनर्जी। तो सीड बेड प्रिपरेशन में तो खर्च होती है 40%, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा खर्च होती है वो इरिगेशन पे होती है, 37% होती है। और अपनी बात करें जैसे ट्रांसप्लांटिंग है या फिर प्लांटिंग है, यानी कोई प्लांट का कोई पार्ट आप खेत में लगा रहे हो उसको प्लांटिंग बोलेंगे, या फिर सीडलिंग जो है पौध है उसको आप नर्सरी से खेत में ले जा रहे हो तो उसको अपने ट्रांसप्लांटिंग बोलेंगे। उसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो लगभग 34% होती है, और प्रोटेक्शन के अंदर यानी रोग कीटों के नियंत्रण में जो खर्च होती है वो 29% एनर्जी खर्च होती है। तो यहाँ इरिगेशन का पूछा है तो इरिगेशन के लिए खर्च होती है 37% होती है, यानी टोटल जो एनर्जी है उसका 37% इरिगेशन में खर्च होता है। 7 का बी ऑप्शन राइट है। फिर से दोबारा से गौर कीजिए आप, सीड बेड प्रिपरेशन यानी खेत की तैयारी में 40% एनर्जी खर्च होती है, इरिगेशन में 37% खर्च होती है, प्रोटेक्शन में यानी रोग कीटों के नियंत्रण में 29% होती है, पौध को स्थानांतरण करने में सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के अंदर, और दूसरा अपने बात करें जैसे प्लांटेशन की बात करें कोई प्लांट का पार्ट लगाने में, तो इन दोनों में 34% खर्च होती है। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो, ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मशीनरी की है? यानी एग्रीकल्चर में जितना लोन दिया जाता है उसमें से कितना है वो मशीनरी पर खर्च होता है? तो मशीनरी के जो लिए लोन दिया जाता है वो ओनली 3% है। ऑप्शन था हमारा 2%, 6%, 3% और 4%, 3% ही है। यानी फिर क्या है, ग्राउंड लेवल जो क्रेडिट फ्लो है उसके अंदर मशीनरी पर लोन बहुत कम है, यानी बहुत कम जो लोन है वो मशीनरी पे लिया जाता है। इसका मतलब इस पर अभी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा मैकेनाइजेशन होगा उतनी ही जो फार्म पे एफिशिएंसी काम करने की जो दक्षता है वो बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन,
1 हॉर्स पावर में ऊर्जा होती है। एनर्जी ऑफ 1 हॉर्स पावर, कहने का मतलब 1 हॉर्स पावर है वो कितने वाट के इक्वल होता है, तो ये होता है 745.7 वोल्ट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 745.7 वोल्ट के इक्वल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपनी बात करें, शरीर के भार के अनुसार गधे में ऊर्जा होती है। जो टोटल उसका बॉडी वेट है उसके कंपेयर में वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एनर्जी ऑफ डोंकी बाय बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो डोंकी कितनी कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन है अपने पास 30%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी है वो 12% है। ध्यान दे, देखो पशुओं में सबसे ज्यादा, एनिमल में सबसे ज्यादा अपने बॉडी वेट के कंपेयर में सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो कर सकता है डोंकी, गधा कर सकता है। यानी गधा अपने शरीर के भार के अनुसार उससे ज्यादा काम, मतलब सब पशुओं से अपने भार के अनुसार ज्यादा काम कर सकता है। ये इसका खुद का जो बॉडी का वेट होता है उसके 30% जो है वो एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ 10th का क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है 30। बाकी अगर दूसरे पशुओं की बात करें तो ऊंट है वो अपने बॉडी वेट का 18% एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम बात करें बफेलो, जो भैंसे हैं उनके जो मेल है वो 12% एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वेट के अनुसार। और यहाँ पे ये डी ऑप्शन अपने 10 मान के चले। तो जैसे बेल जो है यानी बल्क है, यानी बेल जैसे मतलब गाय का जो मेल है वो अपने बॉडी वेट के अनुसार 10% है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे ज्यादा डॉगी करता है, दूसरे नंबर पे केमल अपने बॉडी वेट के हिसाब से 18% और तीसरे नंबर पे अपने बफेलो जो मेल है 12% और जो बल्क है यानी बेल है वो 10% कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, लैंड होल्डिंग अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न। लैंड होल्डिंग के हिसाब से अपने ट्रैक्टर सिलेक्शन की बात करें इसलिए मैंने यहाँ लैंड होल्डिंग लिख दिया। अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड टू कंसिडर्ड हॉर्स पावर फॉर एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक एकल फसल पद्धति के तहत आमतौर पर प्रत्येक 2 हेक्टेयर भूमि के लिए हॉर्स पावर ट्रैक्टर ऊर्जा की सिफारिश की जाती है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, भी अगर आप साल में एक ही फसल लगाते हैं यानी मोनोक्रॉपिंग करते हैं, सिंगल क्रॉपिंग करते हैं, साल में एक ही फसल लगाते हैं तो लगभग 2 हेक्टेयर खेत के लिए आपको कितनी हॉर्स पावर चाहिए। तो देखो अगर आप एक खेत में साल में एक ही फसल लगाते हैं तो ऑन एवरेज 2 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर सफिशिएंट होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा 11 का ए ऑप्शन राइट, यानी एक, यानी जहां सिंगल क्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग है, साल में एक ही फसल ली जाती है, वहां ऑन एन एवरेज 2 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर सफिशिएंट है। कहने का मतलब आपका खेत है 40 हेक्टेयर का, तो 40 हेक्टेयर के लिए आपको 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो सफिशिएंट है। अगर वहीं पे अपनी बात करते कि अगर मल्टी क्रॉपिंग है, मल्टी क्रॉपिंग साल में 2 या 3 फसल लगा रहे हो, तो 2 या 3 फसल लगा रहे हो तब पर 2 हेक्टेयर के हिसाब से कितनी हॉर्स पावर चाहिए आपको। तो पर 2 हेक्टेयर है उसके लिए हॉर्स पावर एक से ज्यादा चाहिए। लगभग आप अगर मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, बहु फसल प्रणाली अपना रहे हैं, तो 1.5 हेक्टेयर के लिए आपको 1 हॉर्स पावर चाहिए। यहाँ पे 2 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर चाहिए अगर एकल फसल है। अगर मल्टी क्रॉपिंग है, बहु फसल है, तब आपको 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर की जरूरत होती है। कहने का मतलब आपका खेत अगर 40 हेक्टेयर का है तो लगभग आपको ट्रैक्टर लाना पड़ेगा 30 से 35 हॉर्स पावर का, और एकल फसल होती तो 40 हेक्टेयर के लिए आपको 20 से 25 हॉर्स पावर का, और वहीं पे बहु फसल है यानी डबल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग आप ले रहे हो तो आपको 40 हेक्टेयर के लिए 30 से 35 हॉर्स पावर की नीड पड़ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है बैंकिंग में उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपने बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज फोर्स द बल्क कैन एक्सरेट। एक बेल जो औसत बल लगा सकता है, पीछे अपने बात की थी अपने बॉडी वेट के 1/10 लगा सकता है, यानी अपने बॉडी का 10% है वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस कर लिया इसलिए हमें पूरे के पूरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 12 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन होना था लेकिन नंबर में मिस्टेक हो गई। 14 नंबर क्वेश्चन है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरियस बिटवीन। डीजल इंजन की थर्मल दक्षता कितनी होती है। देखिए थर्मल दक्षता क्या होती है, कोई भी इंजन है, कोई भी इंजन है तो उसका जो टोटल उसमें जो हीट जनरेट हो रही है उसमें से कितनी जो हीट है वो वर्किंग
में काम आ रही है और कितनी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो इससे यहाँ जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितना वर्क कर रही है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे। बाकी है जो एक्स्ट्रा है वो तो क्या हो गई, वेस्ट हो गई है। वर्किंग में कितनी अपने खर्च हो रही है उसको अपने क्या बोलेंगे, थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी अगर अपने बात करें तो यहाँ ऑप्शन दिया है 25 से 32%, 32 से 38%, 32 से 40% और 40 से 45%। अगर डीजल इंजन की अपने थर्मल एफिशिएंसी देखें तो 32 टू 38% होती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। पेट्रोल इंजन की अगर आपसे यहाँ पूछ ली जाती तो कितनी होती, 25 टू 32% होती। लेकिन यहाँ पे पूछी गई डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का राइट आंसर होगा 32 टू 38% होती है। तो 14वें का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम ए विंड स्पीड 6.4 टू 37 किलोमीटर पर हावर बाय द विंड मिल वेरियस फ्रॉम। पवन चक्की द्वारा पवन की गति 6.4 से 37 किलोमीटर पर हावर होने पर कितनी शक्ति उत्पादित होती है। तो ऑप्शन है अपने पास 0.1 से 0.5 हॉर्स पावर, ऑप्शन बी 1.1 से 0.9 हॉर्स पावर, ऑप्शन सी है 0.5 टू 1 हॉर्स पावर और डी ऑप्शन है वो 1 टू 9 हॉर्स पावर है। तो ये जो स्पीड है 6.4 से 37 किलोमीटर पर हावर्स की, तो इसमें जो ऑन एन एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है 0.1 टू 0.9 हॉर्स पावर। तो 15 का बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, द लो स्पीड इंजन रन एट स्पीड ऑफ। कम गति वाला इंजन गति से चलता है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी गति 350 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, जिसकी गति 350 आरपीएम, आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मतलब मिनट के अंदर कितने वो चक्कर लेता है। तो जिसकी जो स्पीड है वो 350 आरपीएम आरपीएम से कम है, यहाँ अपने इसमें देख लेते हैं बी ऑप्शन में, तो उसको तो अपने बोल रहे हैं कम गति वाला, लो स्पीड वाला। और जिसकी स्पीड 350 से लेकर 1000 आरपीएम होती है उसको अपने मीडियम स्पीड वाला बोलते हैं। और जिसकी स्पीड 1000 आरपीएम से ज्यादा होती है उसको हाई स्पीड इंजन बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, द लो स्पीड इंजन रन्स एट स्पीड ऑफ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 20, जिसकी स्पीड 350 आरपीएम से कम है वो लो स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड है, द स्पीड ऑफ हाई स्पीड इंजन, जिसकी स्पीड है वो 1000 पीपीएम से 1000 आरपीएम से ज्यादा होती है उसको अपने क्या बोलेंगे, हाई स्पीड इंजन बोलेंगे। और वहीं पे अगर किसी की स्पीड 350 से 1000 आरपीएम के बीच में होती है तो अपने उसको क्या बोलेंगे, मीडियम स्पीड इंजन बोलेंगे। तो यहाँ पे 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन और 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। और आपसे मीडियम स्पीड का पूछ लिया जाता तो 352 टू 1000 आरपीएम का आप बता। नेक्स्ट है द सिंगल सिलेंडर इंजन इज जनरली यूज इन, एक सिलेंडर इंजन का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। देखो ट्रैक्टर में, मोटर कार में, इनमें तो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टेशनरी इंजन होते हैं उनके अंदर किया जाता है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, जो स्टेशनरी इंजन होते हैं, फिटर वीटर जो होते हैं उनके अंदर जो सिंगल सिलेंडर इंजन है उनको काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन था सिंगल स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक और नन ऑफ दीज। तो जो स्टीम इंजन थे वो सिंगल स्ट्रोक इंजन थे। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 20 नंबर क्वेश्चन, द कार्बोरेटर इज मेन पार्ट ऑफ, कार्बोरेटर मुख्य भाग होता है। देखो आपने पेट्रोल इंजन पढ़ा होगा, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है हमेशा। तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर बनता है वो कार्बोरेटर से बनता है। और वहीं पे अगर अपने डीजल इंजन में बात करें तो सिलेंडर में जो वॉल्व होता है उससे केवल एयर आती है। बाकी जो डीजल स्प्रे किया जाता है वो तो यहाँ पर ऊपर एक इंजेक्टर लगा होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अकेली एयर आती है तो किसी तरह की कार्बोरेटर की नीड नहीं होती। तो कार्बोरेटर होता है वो केवल पेट्रोल इंजन में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोरेटर किसका मेन पार्ट है, डीजल इंजन, स्टेम इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन। तो पेट्रोल इंजन का मेजर पार्ट होता है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।